मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। और शाकिर सर के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शाकिर सर से जितनी मर्तबा मिलता हूँ वो उनका कद जो है पहले से कुछ ज्यादा महसूस होता है। हर मर्तबा मुलाकात में कुछ उनका कद बढ़ जाता है। हालांकि पहली मुलाकात में भी उनका कद कम नहीं था, क्योंकि वो जब पहली मुलाकात हुई थी तो गालिबन वली रहमानी साहब का वो खिदमत गुजारों में शरीक थे और हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी। तो वो बहुत बड़ी एजाज की बात थी कि कोई शख्स जो है वली रहमानी की खिदमत में यानी कि उसका शामिल हो। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि वो बतदरीज काम करते रहते हैं, बड़ी खामोशी से काम करते हैं, शोर बिल्कुल नहीं करते। और मैं अभी कुछ बातें ऐसी हैं कि तालीमी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं, तालीमी अदारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर द बिगेस्ट इंडस्ट्री। आज जो लोग जो है दूसरे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते थे, वो सब लोग जो है अपनी फैक्ट्रियां बंद करके स्कूल और कॉलेजेस चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है ये तालीमी अदारे हैं। लेकिन ऐसे दौर में जब तालीमी अदारों को इंडस्ट्री समझा जा रहा है, पैसा बनाने की मशीन समझा जा रहा है, ऐसे जमाने में शाकिर सर ने एक ऐसे इलाके में जहां कई किलोमीटर तक एक भी स्कूल नहीं थी, आगरा रोड के इस तरफ एक भी स्कूल नहीं थी, और जो बच्चे स्कूल में जाना चाहते थे आगरा रोड क्रॉस करने की वजह से बेशुमार हादसात होते थे। और ऐसे वक्त में उन्होंने ऐसे इलाके में एक स्कूल कायम की। मुझे बड़ी खुशी होती है और यकीन नहीं आता कि कोई शख्स आज के दौर में 2024 में जो है इतना मुखलिस इंसान हो सकता है कि जिसकी सोच इतनी खूबसूरत हो कि ऐसे बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल होने चाहिए, हाई स्कूल होने चाहिए, जूनियर कॉलेज होना चाहिए। और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो पैरामेडिकल के कॉलेज भी शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे पहले शुरू में लगा कि ये बातें कर रहे हैं। बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं और वो सिर्फ बातें रहती हैं, लेकिन कुछ होता हुआ तो नहीं है। लेकिन जब उन्होंने मुझे दावतनामा ला कर दिया, घर पर आए और दावतनामा ला कर दिया कि हमारे को परमिशन मिल गया है, गवर्नमेंट से परमिशन मिला हुआ है। बहुत सारे लोग जो है इस तरीके के कोर्सेज चलाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं होते हैं। इनका जो है गवर्नमेंट से मंजूर शुदा पैरामेडिकल कोर्सेस है। ये पैरामेडिकल क्या होता है ये बताने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप पैरामेडिकल को पैरामेडिकल समझें, ये मेडिकल का पैर होता है, इसके बगैर मेडिकल इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। आप समझ लीजिए, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब तक ओटी टेक्नीशियन नहीं होगा हमारी गाड़ी आगे नहीं बनेगी। जब हम ऑपरेशन थिएटर के लिए आते हैं तो पहले देखते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ऑटोक्लेव, स्टेरलाइज, जो बॉयल्स मशीन रहती है, जो एनेस्थीसिया देने बेहोश करने की मशीन रहती है, वो सब पूरी सेट है कि नहीं। तो इसका नॉलेज जो है वो ओटी टेक्नीशियन में होता है। तो ये उसका कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। हमें एक्सरे की जरूरत होती है तो एक्सरे टेक्नीशियन की जरूरत होती है। देखिए, अकेला डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता, बल्कि उसे तो आता भी नहीं दूसरी चीजें करना। जैसे आज अगर आप मुझे कहेंगे कि किसी का एक्सरे ले, तो मैं एक्सरे नहीं ले सकता हूँ। हाँ, एक्सरे अगर आ जाए तो मैं उसके अंदर पढ़ सकता हूँ कि उसमें क्या चीज है, लेकिन एक्सरे मैं नहीं यानी कि निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए अलग टेक्नीशियन आते हैं, तो ये उसके भी कोर्स है। और आज जो है ये सब कोर्सेज के अंदर ज्यादातर हॉस्पिटल में नॉन क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास किसी तरीके की सनद नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहर में अगर ऐसे कॉलेजेस शुरू होते हैं जहाँ पर उनको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस होंगे, तो इनको सनद भी मिल जाएगी
सनद भी मिल जाएगी और वो जो है हमारे को मालूम भी होंगे सारे हॉस्पिटल्स में। अब धीरे धीरे जो है हुकूमत कानून जो है बढ़ाती जा रही है कि आप लोगों को सर्टिफिकेट वाले क्वालिफाइड स्टाफ रखना है। आप एक जमाने में बड़े बड़े हॉस्पिटल में स्टाफ यूं 10वीं 12वीं पास स्टाफ चल जाते थे, लेकिन अभी हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया है कि जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ डॉक्टर MBBS से कम नहीं चलेगा और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ है वो सारे के सारे क्वालिफाइड चाहिए। तो धीरे धीरे हुकूमत जो है इसको कंपल्सरी कर दी जा रही है। तो आज नहीं तो कल मालेगांव में भी जो है क्वालिफाइड जो है स्टाफ की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि शहर के लोग ज्यादा से ज्यादा ये कोर्सेज से फायदा उठाएं उससे। और ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो है मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप दीन और दुनिया दोनों कमा सकते हैं। जैसे मेडिकल प्रोफेशन भी ऐसा है कि अगर आदमी ईमानदारी से करे तो उसको जो है दीन और दुनिया दोनों जो है एक ही रास्ते से मिल सकते हैं। और ये पैरामेडिकल कोर्सेज का शुमार भी मैं ऐसे ही प्रोफेशन में करता हूं कि अगर आप जो है जैसे नर्सिंग जो है वो सहाबियात की सुन्नत रही है, जख्मियों का इलाज करना सहाबियात की सुन्नत रही है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस नियत से भी कोई नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेता है तो आप बताइए कि उसकी जन्नत भी बनेगी और दुनिया भी बनेगी इंशाअल्लाह। मेरी नेक ख्वाहिशात शाकिर सर के साथ है कि अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और उनसे बहुत ज्यादा नेक काम देता रहे। आप लोग इतनी देर तक इंतजार किए, आप लोगों का मैं माजरत चाहता हूँ ताक़ीद से आने की और शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे बदल करने के। हो चुका है और आप लोग बहुत देर से यहाँ गुफ्तगू सुन रहे हैं। माशाअल्लाह यहाँ ये कसीर जहती इफ्तिताही तकरीब हुस्न खूबी के साथ मुनाक़द हुई और हम सब के लिए ये मकाम मसरत है कि इस बंजर इलाक़े में इस तालीम गाह की बुनियाद रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़े अच्छे अज़ाइम के साथ बुलंद हौसलों के साथ इस तालीम गाह को आगे बढ़ाया जाएगा। अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है। शाकिर सर अरसे दराज से टीचर हैं, हेड मास्टर हैं। ये भी हो सकता था कि इसी मुलाजमत में उनकी ज़िंदगी तमाम हो जाती, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए ये नेमत और सआदत मुकर्रर की थी कि जब वो इस दुनिया से जाए तो अपने पीछे अपनी पहचान और अपने गिरा कदर कारनामे को इस तालीमी इदारे की शक्ल में छोड़ कर जाए। ये अल्लाह का उन पर खुसूसी इनाम है और उनकी मेहनत और काविश का समरा है। और ख़ास तरीक़े पर उनके और मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की खुसूसी तवज्जुहात का असर है कि आज इस बंजर इलाक़े में उन्होंने अपना खून जिगर देकर इस इदारे को कायम किया है और इंशाअल्लाह इससे परवान चढ़ाएंगे। हम सब इस मुबारक मौके पर उन्हें मुबारकबाद और तहनीयत भी पेश करते हैं और नेक ख्वाहिशात भी पेश करते हैं। माशाअल्लाह यहाँ बहुत से हजरात ने उन्हें मुबारकबाद दी, लेकिन मुझे इस बात की कमी का बराबर एहसास रहा कि आज अगर हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा होते तो यकीनन न सिर्फ ये कि वो बनफ्स नफीस शरीक होते, बल्कि इस मौके पर अपनी खुशी और मसरत का भी इजहार फरमाते और अपनी दुआओं से भी इन्हें नवाजते। अल्लाह ताला हजरत मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और शाकिर सर को मजीद आगे बढ़ने का हौसला, मौका और सआदत मुयस्सर फरमाए। यहाँ
کئی حضرات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور شاکر سر کا استقبال بھی کیا، بلکہ ہمارے جمیل کرانتی صاحب نے ان کو ٹوپی بھی پہنا دی، جو انہوں نے بہت جلدی میں اتار دی، اس لیے کہ ان کے گھر کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں سے جانے کے بعد گھر میں کوئی پریشانی پیش آئے، تو اس لیے انہوں نے خطرے کا پہلے سے اندازہ کر لیا۔ ابھی میں چند دن پہلے بمبئی گیا ہوا تھا، تو وہاں میرا قیام سہاگ پیلس میں تھا۔ وہ ایک بہت مخیر اور دیندار شخص گزرے ہیں، انہوں نے وہاں اپنا مکان بنا رکھا ہے اور اس میں بزرگوں کو ٹھہراتے رہے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب اور دیگر بڑے بڑے بزرگ وہاں ٹھہرتے رہے ہیں۔ ان لوگوں کو مجھ سے بھی محبت سے تعلق ہے، تو بہت اصرار کیا کہ آپ یہیں قیام کریں۔ تو میں اور حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب بمبئی ساتھ جا رہے تھے، تو مولانا نے پوچھا کہ آپ کا قیام کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ سہاگ پیلس میں ہے۔ تو مولانا نے فوراً مجھ سے پوچھا کہ آپ کے گھر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کہاں قیام کرنے والے ہیں؟ تو میں ذرا دیر کے لیے سمجھ نہیں سکا، پھر میں نے ان کی اس معنی خیز بات کو سمجھا۔ ہمارے شاکر صاحب نے بھی ماشاءاللہ پہلے سے خطرے کو بھانپ کر یہ عمل کیا ہے، اور میں اس موقع پر شاکر سر کے دلی جذبات و احساسات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کس محنت کے ساتھ، کس کاوش کے ساتھ، کس جد و جہد کے ساتھ اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ یہاں ادارہ قائم کرنا آسان نہیں تھا، انہوں نے ایک طرح سے ایک چیلنج کے طور پر اسے قبول کیا، اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے یہ پوری امید ہے کہ وہ آنے والے تمام مشکل حالات کا اپنے عزم کے ذریعے، اپنے حوصلے کے ذریعے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ مقابلہ کریں گے، بلکہ یہ ادارہ ان کی زندگی میں انشاءاللہ ایک تناور درخت کی شکل لے گا۔ ہم سب کی محنت، ہم سب کا تعاون، ہم سب کی دعا، ہم سب کی نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، ساتھ رہیں گی انشاءاللہ۔ بس یہی چند کلمات میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ لمبی گفتگو کروں اور آپ حضرات کو اور مشقت میں ڈالوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور یہاں قائم ہونے والے تمام شعبوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بات محسوس ہوئی کہ اس جانب پوارواڑی پل سے لے کر 11,000 کالونی تک، گرنا پل تک، جنوبی سمت میں طلبہ و طالبات کے لیے ایک بھی اسکول نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر ہم یہ اخبارات کی خبریں زینت بنتی تھی اور دکھ ہوتا تھا۔ کوشش ہے کہ یہاں پر ہم سینئر کالج کا کوئی سینٹر، اوپن یونیورسٹی کا سینٹر یہاں شروع کر دیں، تاکہ اس علاقے کا کوئی بچہ اگر KG میں داخل ہوا تو یہاں سے کالج پاس کر کے نکلے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح پیرامیڈیکل جو ہے، ہمارے یہ بچے بہت ذہین بچے ہیں، آپ نے یہاں محسوس کیا ہوگا، ان کے ٹیلنٹ کو سمجھا ہوگا، اور اس اسکول کی بنیاد میں ہم نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ناچ گانا نہیں سکھائیں گے، گانے پر تھرکنا نہیں سکھائیں گے۔ یہاں ہم بچوں کو دینی تعلیم کے زمرے میں عصری تعلیم دیں گے۔ اس بات کو ہم نے دھیان میں رکھا، اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ آج اس علاقے میں یہ اسکول آپ کے سامنے ہے، اور الحمدللہ اب ایک نئی RCC کی عمارت جو ہے وہ بھی یہاں پر پکی عمارت وہ بھی قائم ہونے جا رہی ہے، اور کالج بھی قائم ہونے جا رہا ہے۔ تو اس علاقے کو
तालीम के जुमरे में हरा भरा करने की हमारी अदना सी कोशिश है। शर्त यह है कि मैं तन्हा कुछ नहीं कर सकता, मेरी टीम तन्हा कुछ नहीं कर सकती, आप सबकी इसमें मदद दरकार है। आप सिर्फ बच्चों को यहाँ भेजिए और इंशाअल्लाह आपके बच्चों को महसूस होगा कि वो तरबियत के लिहाज से, दीन के लिहाज से, बातचीत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से बहुत आला मकाम तक पहुंच गए। ये मुख्तसर सा तारुफ था अदारे का। अहमद नसीम मीना नगरी सोसाइटी और ये कैंपस आप लोग दुआ करें कि इसी तरह फलता फूलता रहे। जैसा कि हमने बताया आपको कि पैरामेडिकल की अहमियत और अफादियत में मेरे इसमें भी कहा हूँ कि आज के दौर की ये वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की ज़रूरत है पैरामेडिकल जिसको कहेंगे। और हमारे ज़्यादातर बच्चे जो BA BCom BSc प्लेन करते हैं, उन लोगों को कुछ हुनर के साथ अगर करना है तो पैरामेडिकल ये बेस्ट एक ऑप्शन है उनके लिए, जिसमें आप जाके अपना जॉब ओरिएंटेशन का जॉब आप ये पैरामेडिकल करेंगे, जिसमें उनकी आगे चल के अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने फैमिली को संभालना। और हालांकि पैरामेडिकल के बच्चे पढ़ते पढ़ते ही अपनी खुद फीस भी अदा कर देते हैं। आज जिस तरह से स्लम में और इस एरिया में हम लोग आए हुए, यहाँ लोगों को नौकरियों की ज़रूरत है, और अगर पैरामेडिकल में अगर वो लेते हैं तो साल भर 1.5 साल के अंदर उनको जॉब भी शुरू हो जाते हैं। ये एक हमारा मकसद है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अनक्वालिफाइड जो स्टाफ होता है उनको कम सैलरी में जो है वो लोग काम करवाते हैं। तो जब पैरामेडिकल कॉलेजेस आएंगे और क्वालिफाइड लोग जब जॉब पर जाएंगे तो उस वक्त क्या लगता है आपको, हॉस्पिटल्स में उनको जॉब दिया जाएगा? देखिए, ये एक अपने लिए फाउंडेशन स्टोन रहेगा, ये एक शुरुआत रहेगी। ये उन लोगों के लिए भी मौका रहेगा कि जो ऑलरेडी जो है काम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो काम करते करते जो है अपने डिग्री और डिप्लोमा पूरे कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर ये लोगों के जॉब नहीं जाएंगे, बट ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको और ज़्यादा सैलरीज़ में और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, और जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि कॉरपोरेट्स अभी डाइवर्ट होगा मालेगांव में। आज तकरीबन अपने मालेगांव शहर में हर साल तकरीबन 30 MBBS स्टूडेंट जो है पास होके निकल रहे हैं, और उसमें से तकरीबन जो है एनालिसिस के हिसाब से 10 बच्चे PG के लिए जा रहे हैं। ये बच्चे हमारे जो है इन फ्यूचर जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे भी हॉस्पिटल्स बनेंगे, इदारे बनेंगे, और इनको लगने वाले और फिर से वापस से 1:10 का रेशियो लगता है पैरामेडिकल में। जब अपना एक डॉक्टर होता है तो कम से कम उसके लिए 10 से 11 लोगों की पैरामेडिक्स की टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे लिए शुरुआत है, ये बिगनिंग है, और हम लोग इस तरह से ना कि सिर्फ मालेगांव और अपना महाराष्ट्र स्टेट, बट ग्लोबली हम लोग यहाँ से जो है अपने लोग जो है वो जाएंगे इंशाल्लाह।